That's right. I remember that. Right. और सबसे पहले मैं अपने माननीय अतिथियों श्री राज जी को, विश्वनाथ जी को, अशोक जी को और कन्हैयालाल जी सराफ जी वीरान हाशियों में उगाए गुलाब हम, दर्द को खुशबुओं के प्रसंगों से बांध ले। आइए आज की शाम को कवि हृदय है, समाज का एक ऐसा दर्पण है जिस दर्पण में हम उन सारे धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे और कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। विलंब हो चुका है, अधिक समय ना मिल लेते हुए मैं सबसे पहले जिन दो महान भावों की मैं बाद में मुलाकात हुई थी, कहने लगे वागीश जी मैंने 2 शादियां की हैं और मेरी दोनों पत्नियां मर गई, अब मैं क्या करूं। वागीश जी 1 मिनट उन्होंने सोचा और कहा कि स्त्री जाति पर दया करना सीखो। तो ऐसे भाई वागीश जी हैं हमारे, और भाई हरीश जी जो कि स्टार टीवी में असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में काम कर रहे हैं, बहुत ही प्रतिभाशाली। और आदरणीय आज हमारे मुख्य अतिथि अशोक चक्रधर जी हैं। श्री निराला ने द्वारा रचित सरस्वती वंदना कर रही हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्वाणी प्रिय स्वतंत्र अमृत मंत्र भारत में भर दे आबादी भर दे आबादी भर दे काट अंध उर के बंधन कर महाजन कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर जगमग जग कर निवेदन करूंगा डॉक्टर एम रहमान, पद्मश्री डॉक्टर एम रहमान जो कि फॉर्मर वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कृपया मंच पर आ जाएं। मित्रों, आपने शायद जादू का खेल बहुत देखा होगा, जादूगरों का मजमा भी बहुत देखा होगा, लेकिन जब कोई जादूगर अपना खेल दिखाता है तो आप जानते हैं कि केवल मंच पर एक ही जादूगर रहता है। लेकिन आज के इस जादूगरों से भरे हुए मंच पर मैं आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं और आगे की कार्यवाही के लिए, संचालन के लिए मैं भाई ओम प्रकाश तिवारी को आमंत्रित करता हूं, जो कि इस वाग्धारा संस्था के बहुत सक्षम कार्यकर्ता हैं और दैनिक जागरण के बॉम्बे ब्यूरो चीफ हैं, भाई ओम प्रकाश तिवारी। अशोक जी धन्यवाद। सर्वप्रथम सनाब लोक मंगल की ओर से श्री ओम प्रकाश जी तिवारी आज के कार्यक्रम के संचालक
वह डॉक्टर अशोक तिवारी जो कि ओपनिंग बैट्समैन थे, इन दोनों का लोकमंगल की ओर से एक स्मृति चिन्ह और पुष्पगुच्छ देकर सम्मान करना चाहता हूँ। कृपया जोरदार तालियों से इनका सम्मान करें। बंधुओं नमस्कार। हर प्रकार की शिक्षा देने वाले अपने सभी गुरुओं को आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 90वां सम्मान है। इससे पहले 89 समारोह ये इस तरह के आयोजित कर चुके हैं। ये श्रृंखला जल्दी ही हो सकता है कि 100 तक पहुंचेगी और 100 से भी आगे जाएगी। हम कन्हैयालाल घनश्याम दास साहब जी को और वाघारा के संयोजक सुश्री सुमन तारसर जी को आगे हैं। सबसे पहले कन्हैयालाल जी हमारे, अब हम सुमन जी को आमंत्रित करेंगे श्री राज ठाकरे जी का सम्मान करने के लिए। हमारे बीच पद्मश्री डॉक्टर एम रहमान जी उपस्थित हैं। इनका सम्मान श्री कन्हैयालाल जी करेंगे। और श्री राजेश जौहरी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। और हम श्री कन्हैयालाल जी से कहेंगे कि वो माननीय अशोक चक्रधर जी का सम्मान करने के लिए आगे आए। इनके तो 2 चेले हैं। अभी श्री कन्हैयालाल जी से ही मैं आग्रह करूंगा श्री वीरेंद्र बर्णवाल जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। जोरदार तालियों से मंच पर बाकी जो 3 मूर्तियां बैठी हैं, जो जिनके सामने कुछ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, शब्द डालने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी। तो चर्च गेट से दादर तक समझाते हुए जाना पड़ा है, तब आप दोनों बंधु अपने सम्मान के लिए राजी हुए। सम्मान पत्र शाल श्रीफल लेकर आगे आए और श्री राज ठाकरे जी के द्वारा श्री रामनारायण श्रीराम जी का स्वागत करें। सर दोनों करेंगे, अपन दोनों करेंगे। आइए हम दोनों करेंगे। आओ सर। श्री रामनारायण श्रीराम जी को जो सम्मान पत्र दिया जा रहा है उसका 4 पंक्तियां लिखी गई हैं कि अनवरत साहित्य सेवा आपका प्रिय नाम है, मातु वीणा पानी के आंचल में ही विश्राम है, स्नेह लक्ष्मी का मिला और गर्व से है दूर ये, बंधु श्री सर्राफ का साहित्य गौरव नाम है। अब हम श्री कन्हैयालाल श्रीराम जी से अनुरोध करेंगे कि वो थोड़ा मंच की तरफ आ जाएं। हालांकि वो बड़े भाई की उपस्थिति में मंच से परहेज करते हैं। और अब डॉक्टर अशोक तिवारी से अनुरोध है कि वो आइए नहीं गुरु जी क्या जब तो आप करोगे तो छोटा है। अरे नहीं मेरे से पीछे रहो यार, ये ऐसी नहीं गलत बात है। फोटो तो अच्छा होना चाहिए। कब सम्मान करने का मौका मिलेगा मुझे? सही बात। उल्टा हुआ आज। एक पत्रकार, एक कवि, एक राजनेता, तीनों के बीच में फंसाया मुझको। अरे वो तो मेन चीज जो लक्ष्मी की पूजाई होते हुए सरस्वती देवी आराधना है और सरस्वती इन पर कृपा बनाए रखती है। एक ये इस मंच की खूबसूरती है। श्री राज ठाकरे जी अब राजनीति भी करेंगे, राजनीति और कार्टून भी बना करेंगे, कागज पर ही नहीं, कागज से बाहर भी।
हमारे दूसरे जादूगर जिनके बारे में वागीश के एकलव्य का अंगूठा शीर्षक में नहीं, गलत अर्थ में 7 नवंबर 1969 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में जन्मे वागीश हिंदी साहित्य से सरल जंग लेखन में उनका शोध प्रबंध डॉक्टर अशोक चतुर्वेदी के निर्देशन में लगभग पूरा हो चुका। अनेक धारावाहिकों के लिए संवाद लेखन तथा सह निर्देशन भी वो कर चुके हैं। वागीश के अनुसार फिल्म निर्देशन की समझ भी उन्हें डॉक्टर अशोक चतुर्वेदी से ही प्राप्त हुई। आप समझ सकते हैं डॉक्टर आपका बहुमुखी व्यक्तित्व कहाँ पैदा हुआ। अब तक कई नाटकों का निर्देशन कर चुके हैं। दिल्ली और मुंबई भारत में वरिष्ठ राजनीतिक संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं। उनके पत्रकारिता के अनुभव से निकली कविताओं का पहला संग्रह एकलव्य का अंगूठा अब आपके सामने है। हम चाहेंगे कि अब वागीश सड़क पर बैठने के बजाय, भले ही मैं इस मुंबई शहर में हूँ, लेकिन आज भी मैं अपने आप को उनसे दूर नहीं महसूस करता। मुझे लगता है कि वो हर पल हर क्षण मुझे निर्देशित करते रहते हैं। से सबकी मौजूदगी में बताऊंगा कि मैंने राज साहब ठाकरे से क्या सीखा है। मेरी ये कविता की पहली किताब एक, लेकिन किताब छपवाने का उस तरह का लोभ कभी मन पे नहीं था। मेरे पिता संस्कृत के कवि डॉक्टर शंकरलाल सारस्वत, जिन्होंने मुझमें कविता के संस्कार भरे, है इस संग्रह की मां। हर घर में एक मां होती है। हर औरत मां का दर्द समझती, महसूस किया है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे यकीन है मेरी भावनाएं आप तक पहुंचेगी और आपको अच्छी लगेगी। रात के सोती है, बच्चा रोता है, मां समझती है भूख, वो स्तनपान कराती है, बच्चा वक्ष से चिपक सो जाता है। इस बार उमड़ता है, मां बच्चे का माथा चूम लेती है और 20 साल बाद बच्चा बनाता है बम। एक बार फिर मां महसूस करती है गीलापन, जिसे इस बार भी वो आंचल से ढकती है। आंचल निचोड़ती है, जिसमें से निकलता है खून, जिसमें से निकलता है। मंच पर उपस्थित सर, मान्यवर भाई और बहनों, हमने सुना था कि मराठी आदमी किसी भी चीज को डरता नहीं, एक छोड़ के, हिंदी भाषा। क्योंकि एक हिंदी भाषा अलग रह गई है और उसे क्या बोले मुंबईया भाषा, बम्बईया भाषा, वो एक अलग बन गई है। क्योंकि मेरे पिताजी जो थे, वो उनकी कृपा से मैं आज थोड़ी बहुत हिंदी बोल लेता हूँ। क्योंकि मेरे पिताजी को उर्दू अच्छी आती थी, हिंदी तो अच्छी आती ही थी, लेकिन उनको उर्दू अच्छी लिखने आती थी, पढ़ने आती थी, बोलने आती थी। इसलिए मैं बचपन में ही सीखा कि नुक्ता कहाँ देना है। तो मेरे अगर नाम के नीचे अगर नुक्ता आ जाए तो राज, तो कोई ना नुक्ता लगाए। तो बस इतनी थोड़ी बहुत हिंदी जान लेता हूं मैं। आज वागीश जी ने मुझे इस पुस्तक विमोचन के लिए मुझे आज यहाँ पे बुलाया। अगर सच में कहें तो मैं वागीश जी का मैं आभारी हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला एक ये पुस्तक है, ऐसा पहला है जो इस कार्यक्रम में मैं पहली दफा आया हूँ।
देखिए मेरे लिए आपको थोड़ा सा लेट हुआ है, उसके लिए मैं पहले आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मेरी वजह से ये कार्यक्रम थोड़ा सा लेट हो गया। और क्या है, हम लोग जाने के बाद मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक दिन मैं उनके पिता, माता और जीजा जी बड़ी दूर से चल करके उनके पहले पुस्तक के विमोचन में शामिल होने के लिए आए हैं। उनके पिता से जिनके सामने मैं ये घोषणा कर रहा हूँ, सुनील जी हमारे प्रेस क्लब के स्थायी मंच संचालक हैं। हिंदुस्तानी प्रचार सभा के डॉक्टर सुशीला गुप्ता जी हैं। हमारे बहुत वरिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार जिन्हें मैं लिख रहे हैं, गाना लिख रहे हैं, ये हमारे बीच आ जाए, ये हमारे लिए गौरव की बात है। कृपया जोरदार तालियों से एक बार हमारे अध्यक्ष श्री विश्वनाथ जी एवं राजेश जोड़ी साहब। राजेश जोड़ी साहब। आइए राजेश जी, इधर आइए, आप भी रहिए। राजेश जी आइए। हरीश बड़वाल 28 वर्ष के हैं। इन्होंने पहली कविता 7-8 वर्ष की आयु में लिखी और वो नालंदा की एक पत्रिका में प्रकाशित। पहली कविता छपी, हम सब जानते हैं जो लिखते हैं कि पहली कविता छपने का मतलब होता है दिमाग सातवें आसमान पर होना। घर से डांट भी पड़ती है, लेकिन इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि इन्हें घर से, अपने माता से, पिता से, दीदी से बराबर प्रोत्साहन और स्नेह मिला। हाँ, ये भी कर। लोग पूछते थे कि नया क्या लिखा है। बनवाल जी इस बारे में कुछ किस्मत थे। राजनीति शास्त्र से स्नातकोत्तर श्री बनवाल जी ने दिल्ली के जामिया मिलिया कॉलेज से पत्रकारिता में विधिवत डिग्री ली और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बनाया। गजलों के अलावा ये कहानियां भी लिखते हैं। इनकी एक कहानी दिल्ली अकादमी द्वारा पुरस्कृत हो चुकी है। एक उपन्यास जो कि मानव क्लोनिंग पर लिख रहे हैं, वो 70% दिल्ली में रहा और उसके बाद जब 2.5 साल मुंबई आया तो मैंने एक गज़ल लिखी थी, वो मैं आपको सुनाता हूँ। बांध कर सीने में पत्थर चल पड़ा अनजान पथ पर, कहीं तो होगी मंजिल मिलने का ख्वाब लेकर, न कोई है संग अपने न किसी का पता लेकर, बस एक उत्साह मन में छोटा सा संकल्प लेकर, अगर मैं चलता रहूँगा मंजिल खुद आएगी चलकर, मैं मगर डरता ही रहता बढ़कर, छोड़ दे अपनी ज़मीं को चूमने लग जाए अंबर, तो कोई हो खींच लाए यही सोच बांधा है पत्थर, बांध कर सीने में पत्थर चल पड़ा अनजान पत्थर। धन्यवाद। शायद बहुत छोटा शब्द है आप सबकी उपस्थिति के आगे, फिर भी लहरों की गूंज के माध्यम से आज जो मैं आपके हाथों में हूँ, उसके लिए केवल राम नारायण सराफ जी के आशीर्वाद का परिणाम है। राम नारायण जी मेरे अभिभावक हैं, पथ प्रदर्शक हैं, तहे दिल से इनके लिए धन्यवाद। इसके अलावा शत्रुघ्न जी और सईद अंसारी जी मेरे बड़े भाई के समान हैं। इनकी मोहब्बत के बिना ये किताब शायद पूरा नहीं हो पाता। माँ पापा के त्याग का क्या कहूँ, मेरे सामने बैठे हैं, बहुत दूर से चलकर आए, कैसे हृदय के टुकड़े को अपने कलेजे से दूर रखा होगा, इसकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। सपनों की नगरी मुंबई आ तो गया था, लेकिन सूफियों, संतों और साहित्यकारों के गढ़ दिल्ली को भुला नहीं पा रहा था। दिल्ली में अपने गुरु अशोक चक्रधर
जी के सानिध्य में रहकर मैं पत्रकारिता भी सीख रहा था और साहित्य की सेवा में भी लगा हुआ था। लेकिन मुंबई आने के बाद मिजाज कुछ अलग था। व्यस्तता यहाँ का शगल था, व्यावसायिकता यहाँ की मानसिकता थी, और ऊपर से पत्रकारिता का काम, जो कि अभी मेरे दोस्त ने सुनाया। मैंने बड़ी शिद्दत के साथ महसूस किया कि देश में क्राइम का ग्राफ चढ़ रहा है, खुश है पत्रकार, चैनल बढ़ रहा है। ये मारामारी स्टार न्यूज़ के साथ भी थी, और उसमें हमारे जो शाजी जमा बॉस थे, उनके मार्गदर्शन में मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। सच कहूँ तो पत्रकारिता और साहित्य के बीच जो संबंध है वो पहली बार फिर से मुझे स्टार न्यूज़ में देखने को मिला। लेकिन लहरों की गूंज पर मेरी किसी व्यस्तता का असर कभी नहीं पड़ा। ये छोटा सा प्रयास है, अभी सफ़र लंबा लेकिन मुश्किल है। हौसला है, हिम्मत है, लेकिन वक्त कम है। पत्थरों के इस शहर में नर्म दिल दोस्त हैं। खामोशी से अपनी भावनाओं को कागज पर उकेरते कवि और लेखक हैं। चाय के ढाबे भले ही ना हो, लेकिन समंदर किनारे की बहती ठंडी बयार लिखने की प्रेरणा तो दे ही जाती है। भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो ना हो, कलम जब चलती है तो कुछ भूख तो मिटा ही देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रिया अवश्य चाहूंगा लहरों की गूंज के बारे में। नमस्ते। अभी हरीश जी, आपकी ही पंक्तियां एक बार फिर हम दोहरा रहे हैं कि अभी तो शुरुआत है, अभी आगे जाना है। ये सम्मान लोक मंगल की ओर से इन दोनों कर्म बंधुओं को किया जा रहा है। हम सब साहित्य से जुड़े हुए लोग इसी बात के लिए लोक मंगल के आभारी हैं। अब श्री हरीश वर्मा जी का स्वागत है। अभी मैं आमंत्रित करूंगा कि शोभी जी को क्या आए और इन दोनों पुस्तकों पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का आदर करते हुए, सभी उपस्थित आप जैसे सुसंस्कृत व्यक्तियों का सम्मान करते हुए, कोश में यूं तो हजारों शब्द हैं, कोश को कविता कहा जाता नहीं है। कोश में यूं तो हजारों शब्द हैं, कोश को कविता कहा जाता नहीं है। काव्य उस अनुभूति का सम्यक प्रकाशन, बिन कहे जिसको रहा जाता नहीं है। काव्य उस अनुभूति का सम्यक प्रकाशन, बिन कहे जिसको रहा जाता नहीं है। Spontaneous flow of consciousness is poetry. फिक्र मोमिन की, जुबानदार की, गालिब का बयां, ये कथन हो तो गजल होती है। सिर्फ अल्फाज ही माना नहीं पैदा, इसका अनुसंधान अभी तक चल रहा है। समस्याओं के आगे, विपदाओं के आगे, परिस्थितियों के आगे, हालात के आगे अमूमन लोग सिमट जाते हैं, झुक जाते हैं, टूट जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं। आज ऐसे सुंदर आयोजन आयोजित होते हैं। मैं इन महानुभावों का, जिनके मन में ईश्वर ने साहित्य, कला, ललित कलाएं, सौम्यता, अपनापन, आचार संहिता, वैचारिक धारा और प्यार दिया है, ढूंढ ढूंढ कर कलाकारों को, साहित्यकारों को लाना, उनके काम को प्रकाशित करना, प्रकाशित करके संध्याएं आयोजित करना और उन संध्याओं में उन यशस्वी कलाकारों का सम्मान करना, मैं कहता हूं अपने आप में ये एक तीर्थ यात्रा है। और जब जब ऐसी सभाएं आयोजित होंगी, आप जैसे प्रबुद्ध श्रोता, आमंत्रित अतिथि यहाँ पर आएंगे,
अशोक चक्रधर जी जैसे हमारे देश के मनीषी विद्वान साहित्यकार, जिन्होंने अपने काव्य के बल पे, अपने अर्थपूर्ण लेखन के बल पे आज की इस दौड़ भाग की जिंदगी में, इस विषमता में साहित्य को जो सम्मान दिया है, साहित्य को जो सुरक्षा कवच दिया है, उसके लिए मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हमारे देश में आज की तारीख में। अशोक चक्रधर जी दिल्ली से यहाँ पधारे हैं, आपको इनकी व्यस्तता का पता नहीं है। इस समय हमारे देश के ये बहुत बड़े आदमी हैं। इस संध्या को अर्थ मिल गए जब अशोक चक्रधर जैसे विद्वान मनीषी और व्यस्त व्यक्ति अपने इन छात्रों की पुस्तक के विमोचन में स्वयं उपस्थित हुए। इन सराफ साहब ने विश्वनाथ जी सचदेव, हमारे मुंबई शहर के, पूरे भारत के जाने माने साहित्यकार, नवभारत टाइम्स के पूर्व संपादक, जिन्होंने सही समाचार देकर समाचार पत्रकारिता को जो ऊंचाई दी है, जो बुलंदी दी है, जो सम्मान दिया है, उसके लिए विश्वनाथ जी हमेशा हमेशा प्रशंसा के पात्र रहेंगे। बहुत सरल हृदय व्यक्ति, बहुत ही गूढ़ विचारों के व्यक्ति और बहुत अच्छे साहित्यकार। हम उनका अभिनंदन करते हैं। सराफ साहब के विषय में सब लोगों ने कहा, मैं भी उस आलेख का एक पैराग्राफ बन जाता हूँ कि सराफ साहब जैसे व्यक्ति जब हमारे समाज में होंगे तो निश्चित रूप से समाज हर प्रकार से फलीभूत होगा, फलेगा, आगे बढ़ेगा और साहित्यकारों का, सृजनकारों का, रचनाकारों का, कलाकारों का हमेशा सम्मान होता रहेगा। उनको जीवन मिलेगा, पुनः जीवन मिलेगा और अपने कार्य के प्रति उनकी आस्था जागेगी जब इन जैसे व्यक्ति संरक्षक होंगे, कलाकारों के, साहित्यकार होंगे। सराफ साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश, स्टार न्यूज में आपको रखिए आगे। मैं नहीं समझता कि स्टार न्यूज किसी को कभी पीछे छोड़ती होगी। सच दिखाता है स्टार, सच कहता है स्टार। और आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं बहुत ही कठिन और बहुत ही मुश्किल दौर है। इस दौर में सच कहना बहुत ही कठिन काम है और असुरक्षा से भरा हुआ है। सच कह के देखिए, पता नहीं कहां से आपको गोली मारती जाएगी। सच कहने का साहस जिन लोगों में है वो वाकई में साहसी और सच्चे व्यक्ति हैं। सच्चा व्यक्ति वो है जो सच कहता है, सच सुनता है, सच को जानना चाहता है, सच की विवेचना करता है, सच का मंथन करता है, सच को समझने की कोशिश करता है। हरीश बहुत ही सुशिक्षित, बहुत ही सौम्य, आचरण युक्त व्यक्ति है। मेरा छोटे भाई की तरह है। मेरा उससे संपर्क कोई बहुत लंबा नहीं है। नजदीक आने के लिए, एक दूसरे का आदर करने के लिए संबंधों को वर्षों की आवश्यकता नहीं पड़ती, लम्हों में संबंध बन जाते हैं। और हरीश ने बहुत अच्छा काम किया है। उसकी सोच नहीं है, उसकी सोच में इंकलाब है, उसकी सोच में एक चिंतन है, उसकी सोच में तलाश है, तफ्तीश है। वो कुछ करना चाहता है, करना चाहता है। उसका पहला चरण है लहरों की गूंज। और मैं ईश्वर से, वाग देवी से, माँ सरस्वती से यही प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह उसकी पुस्तक प्रकाशित हुई लहरों की गूंज, उसी तरह एक दिन हरीश के नाम की गूंज सारे विश्व में हो। प्रोफेसर साहब, कुलाधिपति अलीगढ़ विश्वविद्यालय, आलिम फाजिल विद्वान, यहाँ तशरीफ लाए। इन्होंने भी कितने छात्रों को दिशाएं दी होंगी, कितने छात्रों को जिंदगी के उसूल समझाए होंगे, फलसफा समझाया होगा। ऐसे गुरु श्रेष्ठ जो किसी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हों, वाइस चांसलर हों और वो इस साहित्यिक सभा में उपस्थित हो, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम प्रोफेसर साहब का सम्मान करते हैं। आपका प्रोफेसर रामजी तिवारी साहब मुंबई विश्वविद्यालय में हिंदी बड़े अच्छे साहित्यकार विद्वान हैं। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ, वागीश जी यहाँ बैठे हुए हैं, बड़ा अच्छा संकलन उन्होंने प्रकाशित किया, एकलव्य का मीठा। आप इसके शीर्षक से ही इनका चिंतन समझ सकते हैं।
जो कट गया वो भी आज तक गुरु और शिष्य के बीच में एक सेतु का काम करता है। वो दक्षिणा जो उसने मांग ली द्रोणाचार्य ने एकलव्य से, उस एकलव्य से, उस छात्र से जिसको द्रोणाचार्य ने कभी धनुर्विद्या सिखाई ही नहीं, एकलव्य मांगी थी। और आपने माँ के ऊपर जो रचना सुनाई वो आज के संदर्भ में बड़ी सटीक और बड़ी प्रभावशाली बनी थी। दोस्तों, पुस्तक से मंच तक कोई भी शैली अलग हो सकती है, लेकिन लेखन की विधा एक ही है। चाहे वो पुस्तक में छपे, कभी मंच पर या रेडियो टीवी के माध्यम से पढ़े, या उसका धुन बन के, गाना बन के, गीत बन के वैचारिक मंथन लगता है किस सिचुएशन पर क्या कैसे गाना लिखे। साहित्य हो तो क्या शब्दावली हो, मंच है तो क्या शब्दावली हो, सिनेमा है तो क्या शब्दावली हो, इसका चयन करना होता है। और जितने भी लोग इस गीत लेखन के माध्यम में हैं, सिनेमा का, जो मैं कहता हूँ और हर कवि यही कहे कि जो सहा है वो कह सकूं, और जो कहा है वो युगों तक रहे। जो सहा है वो आपको धन्यवाद देता हुआ, आपको नमन करता हुआ, आप सबको, हरीश जी और वागीश जी, इन दोनों की प्रगति, इन दोनों के विकास, इन दोनों की सफलता, इन दोनों के सम्मान, इन दोनों के यश, कीर्ति और प्रसिद्धि के लिए वागदेवी से प्रार्थना करता हूँ। अभी तक जो बातें इन दोनों पुस्तकों पर कही जाती रही वो दो दो लाइनों में कही जाती रही। हम अब अपने गुरुवर इस सारस्वत अनुष्ठान के अध्यक्ष विशेष रूप से पधारे रहमान जी और मित्र जौहरी जी, इस अवसर पर मैं इन सबको प्रणाम करता हूँ और आप सभी उपस्थित महानुभाव और देवियों का अभिनंदन करता हूँ। इसलिए सहा नहीं गया, और जब सहा नहीं गया तो बिना कहे रहा नहीं। इस अनुभूति को, इस प्रगाढ़ता को जब कविता व्यक्त करती है, तब कवि लहरों की गूंज। हम कई बार ये कहते हैं कि कोई चीज जब गूंज बन जाए, यानी प्रतिध्वनि बन जाए, तो इसका मतलब है कि उसे अनंतता का प्राप्त होना। बात खत्म हो गई, बात की गूंज चलती रही। उन्होंने गजल की विधा को अपनाया है। वैसे उन्होंने दो कविताएं बहुत अच्छी पढ़ी, उधर भी उनका मेरे ख्याल से काफी अच्छा दखल है, कथाकार भी वो हैं। गजल और गीत के बारे में एक बात कही जाती है कि गीत यह साज का एक हंसी साज है, दिल की धड़कनों का खुशनुमा राज है, ख्वाब की ऊंची परवाज है, लब की खामोशियां दिल की आवाज है। ये दिल की आवाज है जो बाहर निकलती है तब वो गीत बन जाता है। आप लोग शायद जानते ही होंगे कि गजल का जन्म अरब में हुआ था, और दो रहमान साहब है, इसलिए मैं इस बात को कहना चाहूंगा क्योंकि पाकिस्तान में दो लोगों ने गजल पर बहुत बड़ा काम किया। एक तो है अल्ताफ हुसैन हाली, उनका बड़ा काम है, और दूसरा काम अल्लामा काजी का है, जिन्होंने गजल पर ही शोध किया है, बड़े मोटे मोटे ग्रंथ लिखे हैं। और उन्होंने बताया कि एक मुल्ला दाऊद और हजरत सुलेमान, अरब में दो सूफी फकीर थे, और वो पहाड़ों पर जब गजल गाया करते थे तो वनस्पतियां भी झूमने लगती थी, पशु और मनुष्य तो झूमते ही थे। ये गजल की ताकत थी, यानी सांगीतिक संपदा और सौंदर्य की उपासना,
ये गजल के दो बहुत बड़े तत्व हुआ करते थे। मगर जमाना बदला तो गजल ने पूरी अपनी व्यापक चेतना को अपने में समेटकर अभिव्यक्ति देना शुरू कर दिया। उसका फॉर्म तो वही रहा, लेकिन उसका वस्तु तत्व बदल गया। अगर आप भाई हरीश जी की गजलों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी भी जो युवा चेतना है वो अपने परिदृश्य को बड़ी बारीकी से, बड़ी सूक्ष्मता से देखती है। उन्हें लगता है कि आखिर ये कैसा जमाना है, सभी मिलते हैं मुसाफिर की तरह, कोई नहीं मिलता हमसफर की तरह। तलाश हमें है एक हमसफर जो हमारे साथ चले। ये बेगानेपन में जो लोग घूम रहे हैं, खास तौर से महानगरीय जीवन में, जहां व्यक्तियों के सारे संबंध टूटते जा रहे हैं, और ये टूटते हुए संबंधों, बिखरते हुए संबंधों पर ये युवा कब इतना चिंतित, इतना त्रस्त है, उसे लगता है कि कहीं कुछ बदलना होगा। बदलना इतना ही नहीं होगा कि नगरीय जीवन को बदला जाए, बल्कि इतना भी बदलना होगा कि न रहे हिंदुस्तान, न रहे पाकिस्तान, बचा रहे केवल इंसान। ये जो व्यापक धरातल है उनकी गजलों का, ये हरीश जी लिखते हैं। कहीं कहीं पर उनकी व्यक्तिगत अनुभूतियां हैं, बड़ी मासूमियत से कहते हैं, चांदनी है खिली, चांद जो उदास है, शायद उसको भी किसी की आस है। कई बार जब हम गमगीन होते हैं, कई बार जब हम भावनाओं में बहते हैं, तो हम अपनी ही भावना को प्रकृति में देखने लगते हैं। प्रकृति रोने लगती है और कभी प्रकृति हमारे साथ खिलखिलाने लगती है। तो ये जो अपनी भावनाओं का व्यक्त विस्तार है, वो वास्तव में हरीश जी में बड़े मौके से इसमें आया है। और कहते हैं कि अगर रहने की चाह है तो घर बदल दो, नहीं तो नदियों की धार बदल दो। दुष्यंत ने अपने गजल में लिखा था कि बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने। बाढ़ आने वाली है ये पता है, फिर भी हमारे देश के लोग नदी के किनारे घर बना रहे हैं, यानी विपत्ति को अपने ऊपर ले रहे हैं। ये एक प्रश्न था, एक चिंता थी। हरीश जी के पास उसका उत्तर है। वो कहते हैं कि या तो घर बदल दो और या फिर नदियों की धार बदल दो। दिनकर ने लिखा था कि अगर आपको कोई बरगद का पेड़ नीचे कोई पौधा नहीं उगने देता तो उसकी डालियां काट दो। शेर अगर मेमने को मारता है तो या तो मेमने को शेर बनाओ और नहीं तो उसके दांतों में काल कूट भर दो। तो ये दो तरीके हैं जिससे हमारे कवि समाज से लड़ सकते हैं, समाज से लड़ना सीखते हैं, दूसरों को लड़ाने की ताकत पैदा करते हैं। तो ये घर बदलने की बात है, धारा बदलने की बात है। और जब कोई धारा बदलता है तो ख्याल रखिए कि धारा के सामने इरावत बनकर खड़े होने की ताकत की बात कर रहा है। धारा को कहने थोड़े बदलेगी, कल से तुम उधर से बहुत, उसको रोकना होगा, और रोकना होगा तो एरावत बनकर रोकना होगा, उसे दूसरी धारा की तरफ मोड़ देना होगा, जिससे जनशक्ति की जरूरत है, संगठन की जरूरत है, व्यक्ति चेतना की जरूरत है, संकल्प की जरूरत है, सहयोग की जरूरत है, परस्परावलंबन की जरूरत है। ये सारे गुण जब हमारे भीतर आएंगे तब हम उस धारा को बदल सकेंगे। मित्रों, बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन एक बार फिर मैं इन मित्रों का अभिनंदन करते हुए, उन्हें अपना पूरा आशीर्वाद देते हुए, ये इच्छा नहीं विश्वास व्यक्त करता हूं कि वे हिंदी साहित्य को उसकी श्रीवृद्धि में अपना बड़ा योगदान देंगे। और इस मौके पर लोक मंगल के संस्थापक आदरणीय शराफ जी को ईश्वर बहुत काल तक, सुदीर्घ काल तक स्वस्थ, संपन्न और सुयोग्य बनाए रखे, ताकि साहित्य के लिए ये सुगम अवसर प्राप्त होते रहें। और मैं शराफ परिवार यानी कन्हैया लाल जी और रामनारायण लाल जी के मंगल की कामना करता हूँ। और यहाँ चूंकि बहुत गुरु समाज बैठा हुआ है, इसलिए इस व्यास
पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आपने मुझे इतनी देर झेल लिया, इसलिए आपका कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमें जो प्रबंध चल रहा है उस पर ये अशोक जी से बात कर रहे थे दिल्ली से। आज के युग में ऐसे गाइड जो कि रात में 10 से पौने 11 बजे तक, पता नहीं वो वार्ता हो सकता है मेरे पहुंचने के पहले से शुरू रही हो। अशोक जी को जिस रूप में देश के श्रोता जानते हैं, तो ये सारा श्रेय सुमन को जाता, पता नहीं कहाँ वो पीछे बैठी हुई है। मैं समझता हूं कि इस पुस्तक के प्रकाशन के मूल में जो केंद्रीय शक्ति है वो सुमन सारस्वत है, जिसके कारण ये पुस्तक कई बार क्या होता है कि किसी रचनाकार की किसी उक्ति को अलग संदर्भ में ले लिया जाता है। विष्णु प्रभाकर जी से मैंने भी पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा कि जो रचनाकार अपनी कविताओं को नहीं फाड़ सकता, रचनाओं को नहीं फाड़ सकता, वो कोई बड़ा रचनाकार नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि मैंने पहले ड्राफ्ट को फाड़ने की बात करी है, फाइनल ड्राफ्ट को फाड़ने की बात करी। लिखो लिखो, बार बार लिखो, एक ड्राफ्ट बनाओ, उसको फाड़ो, फिर अगला बनाओ, लेकिन अपनी कृति को नष्ट करना ये तो उचित बात नहीं है। ऐसा विष्णु प्रभाकर भी नहीं मानते, मैं भी नहीं मानता और वागीश भी नहीं मानते। लेकिन इस धक्का मार युग में जब तक चौंकाऊ को तब ये न दो, जब तक ये न वो मैं इतना कर चुका हूं, देखो मैं और भी कर सकता हूं, तब तक आप आकृष्ट न होंगे, तब तक आप उससे जुड़ेंगे नहीं। लो ये बची खुची है, इन्हें तो पढ़ो। वागीश को मैं बहुत पहले से जानता हूं और ये बहुत आसान कर दिया मुझे ये कह के कि मैं इनके व्यक्तित्व पर बोलूं, इनके कृतित्व पर तो बहुत चर्चा हुई है और उस पर भी बात की जा सकती है। उस सब में जाने से पहले चूंकि मेरी निगाह कन्हैयालाल जी पर पड़ी, मैं इन दोनों बंधुओं को बधाई देता हूँ कि 89 के बाद ये 90वां कार्यक्रम उनका जो है ये शतायु हो, दीर्घायु हो और सहस्राब्दी पार करता जाए, अपनी सहस्र संख्या पार कर ले। दरअसल इनकी जो चेतना है उसमें नवासी है, नवाशीश, शीश नवाकर ये जो साहित्य के प्रति समर्पित है, ये बहुत बड़ी बात है। और उसमें इनकी रसमयता, इसमें उनकी घुलनशीलता, इसमें सक्रियता, ये एक प्रणम्य चीज है। मैं दोनों को पुनः प्रणाम करता हूँ। राजेश हमारे भाई हैं, ये एक बड़ा अजीब और अद्भुत संयोग है कि इनके बड़े भाई कक्षा 10 में थे, मैं कक्षा 9 में, नहीं वो 11 में थे, इस क्रम से भी देख ले तो भी कोई बात नहीं है। वो 11 में थे, मैं 10वीं में था, ये 9वीं में। जब वो 10वीं में थे मैं 9वीं में था, ये 8वीं में। जब वो 9वीं में थे मैं 8वीं में था, ये 7वीं में थे। तो वर्षों का साथ रहा है, लेकिन एक एक सीढ़ी इस तरह से। राजकमल चौधरी बहुत अच्छी है, मैं इस गूंज को अपने विभाग में देखता रहा हूँ। एक फिल्म बना रहे थे, मैंने अपने सारे विद्यार्थियों से कहा कि चलते हैं गांव में, और उस गांव में हम क्या करेंगे हमें नहीं मालूम। मेरे सारे विद्यार्थियों को मैं छूट है कि तुम्हारे पास कैमरा है, तुम्हारे पास लेपल माइक है, तुम्हारे पास सब कुछ है, और ये बस है, इस बस से हमें उस गांव में जाना है, आप जो चाहे शूट करिए और एक दिन में हम उस फिल्म को बनाएंगे। जाने से पहले सबके वक्तव्य दिए गए और हरीश ने जो वक्तव्य दिया वो पास की किसी कविता का था, मैंने जहाँ तक मुझे याद है, जिसमें था कि अच्छा नहीं होता सपनों का मर जाना, सपने नहीं मरने चाहिए। सपनों को पाले हुए एक नवयुवक टीवी पत्रकारिता पढ़ रहा था और बहुत कुछ कहना चाहता था। इनके सवाल कुछ अलग और भिन्न होते थे, बिल्कुल ऐसे जो सतह से ऊपर के सवाल, ऐसे सतह से ऊपर उठता हुआ आदमी मैंने इसके अंदर देखा। और आज भी मेरे कई और विद्यार्थी उस कक्षा के और यहाँ हैं, सईद अंसारी हैं, पुष्कर भी हैं, जिन्होंने मीडिया में साहित्य को सक्रियता प्रदान करी। तो देख के बड़ी प्रसन्नता होती है कि हिंदी साहित्य फैल रहा है। हिंदी साहित्य ऐसा नहीं है कि हिंदी भाषा और साहित्य जब तक मीडिया से नहीं जुड़ेगा तब तक उसका विकास शायद नहीं हो पाएगा। लहरों की गूंज
बहुत अच्छा शीर्षक है। मुझे एक प्रकरण याद आता है कि मैं एक विद्यालय में गया एक कार्यशाला के लिए। छोटे छोटे बच्चों को प्रधानाचार्य ने मुझे बड़ी चुनौतीपूर्ण गतिविधि में फंसा दिया कि इन बच्चों को कविता कैसे लिखी जाती है बताइए। अब कविता कैसे लिखी जाती है इसका तो कोई विश्वविद्यालय होता नहीं। कविता क्या लिखी गई है उसकी समीक्षा करने के लिए राम जी डॉक्टर साहब मौजूद हैं, लेकिन कविता कैसे लिखी जाए तो अशोक चक्रधर भी नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। आप क्या बताएंगे? कविता तो उसको इतना रहस्यवादी भी बना दिया गया। भामन, दंडी, रुद्र और भट्ट से लेकर पंडित राज जगन्नाथ और कहाँ तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी न बता पाए, और सब में विभेद मतभेद के कविता ऐसे लिखी जाए वैसे लिखी जाए। लेकिन कुछ मुद्दे तय हैं, बुद्धि भी होनी चाहिए ताकि उस भावना को नियंत्रित करके किसी एक दिशा में ले जा सको। फिर कल्पनाशीलता भी होनी चाहिए कि सपने न मरे, उन सपनों को रूप रंग आकार और शब्द दे सको, और कोई मकसद भी होना चाहिए। क्यों लिख रहे हो, किस लिए लिख रहे हो? तो मैं उन बच्चों को ऐसे ही बतियाते हुए कह रहा था कि देखो क्या होता है, चार चीजें हैं, भावना है, बुद्धि है, कल्पना है, उद्देश्य है, मकसद है। तो भावनाओं की समझ में आई, बुद्धि भी समझ में आई, वो तो उनके अंदर मुझसे ज्यादा थी बच्चों के अंदर। कल्पना मैं उनको समझाना चाहता था, कल्पना क्या होती है। अब बच्चों को कैसे समझाऊं कि कल्पना क्या होती है? मैंने कहा कि देखो ऐसा है जैसे एक तालाब है, उस तालाब में हमें छोटी सी नन्ही सी कंकड़ी मारते हैं तो एक गोला बनता है, एक वृत्त बनता है, फिर दूसरा वृत्त बनता है, फिर तीसरा वृत्त बनता है, और वो वृत्त बढ़ते जाते हैं तालाब के किनारे तक चले जाते हैं। नन्ही सी कंकड़ी, इतने सारे वृत्त, जैसे वृत्त फैलते जाते हैं ऐसे ही कल्पना फैलती है। हम सोचते हैं, हमारी कल्पना विकसित होती है, हमारा सोच एक के बाद एक दूसरा गोला बना देती है, और नन्ही कंकड़ी और फेंक दो तो उन वृत्तों को काटने वाले वृत्त आ जाते हैं। सर्कल्स, इतने ज्यादा सर्कल्स होते हैं। इसी तरह से कल्पना फैलती जाती है, और जो जितनी कल्पना फैला सकता है उतना बड़ा कवि बन सकता है। जो अपनी कल्पनाओं को भाषा दे सकता है वो उतना बड़ा रचनाकार बन सकता है। बात बच्चों की समझ में आई या नहीं आई मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगले दिन जब वो कविता लिख के लाए और मैं पहुंचा तो एक बच्चे ने कविता सुनाई। उसने कहा जी मैं अशोक चक्रधर हमारे यहाँ आए, उन्होंने कविता लिखने के गुर सिखाए। उन्होंने कहा तालाब में कंकड़ी मारो तो कविता आती है। मैं गया तालाब किनारे, मैंने बहुत सारे पत्थर मारे पर कविता नहीं है। फिर मैंने थोड़े बड़े पत्थर मारे, कविता तब भी नहीं है। फिर मैंने एक बहुत बड़ा पत्थर मारा, लहरों से गूंज तो उठी पर कविता नहीं है। अब मैं अशोक चक्रधर के बाद फिर से जाऊंगा और कहूंगा कि मुझे फिर से बताओ कविता लिखना दोबारा सिखाओ। लेकिन शायद इस कविता में वो कविता कह चुका था। क्या बात, वो कविता लिख चुका। मैं कहा बेटा मुझे तुझे सिखाने की जरूरत नहीं, मुझे तुझसे सीखने की जरूरत है कि कैसे किसी सहज गतिविधि को कोई अर्थ दो, कोई आयाम दो, कोई दिशा दो, कोई फलक दो, कोई मीनिंग दो, उसके अर्थ अनुषंग निकले और उनके अर्थ अनुषंगों से कोई बात निकले, और वो बात मेरे ऊपर व्यंग्य थी या जमाने के ऊपर व्यंग्य थी या द्रोणाचार्यों के ऊपर व्यंग्य थी या उन लोगों के ऊपर व्यंग्य थी जो सिखाने का दंभ करते हैं और जानते नहीं हैं कि क्या जानते हैं। जो मेहनत करी तेरा पेशा रहेगा। आपको शिल्प भी निखारना पड़ेगा, शब्द भी निखारने पड़ेंगे, सीखना होगा, मेहनत करनी हो। जो मेहनत करी तेरा पेशा रहेगा, न रेशम सही तेरा रेशा रहेगा, न रेशम सही तेरा रेशा रहेगा। अभी कर ले पूरे सभी काम अपने, तू क्या सोचता है हमेशा रहेगा, हमेशा नहीं रहेगा। जितना रचनाकार हमको मिला है उस रचनाकार में जितनी कृतियां हम रच सकते हैं, बना सकते हैं, उन लहरों से जितनी गूंज उठा सकते हैं, बिना पत्थर मारे या बिना कंकड़ी मारे, कंकरिया मार के जगाना होगा। कंकरिया मार के जगाना ही कविता का धर्म है। राजेश जोगी कह रहे थे कि क्या क्या कविता, कैसे कैसे कविता बनती है। कविता का यही मर्म है। कोई कुहासा क्या पता वो भोर का है या निशा का, देख कर लगता तो है वो है धुआं। तो भोर के उजाले में धुआं देखना, पर्दे के पीछे सत्य कुछ और है और हम समझते कुछ और है। मुझे जैसा मेरे बारे में कहा
कि हास्य कवि हैं या लोकप्रिय कवि हैं, लेकिन उसके पीछे कहीं कोई और भी चीज हो सकती है। मैंने इन दोनों भावों से मेल खाती हुई एक बात कही है कि ये घर है दर्द का घर, पर्दे हटा के देखो, गम है हंसी के अंदर, पर्दे हटा के देखो, और लहरों के झाग ही तो पर्दे बने हुए हैं, गहरा बहुत समंदर, पर्दे हटा के देखो। ये जो कुहासा और धुआंसा है, ये दोनों मीडिया कर्मी मेरे ऊपर भी थिएटर का प्रभाव रहा है। तो एक शेर इन दोनों कवियों की कविताओं से मेल खाता हुआ सा है कि इस ओर है कुहासा, उस ओर है धुआंसा, इस ओर है कुहासा, उस ओर है धुआंसा, किरणों की डोर बनकर पर्दे हटा के देखो। थिएटर की डोरी कुहासे और धुआं से वातावरण को हटा के देखेगी। मैं ये नहीं कहता कि बहुत परिपक्व और ऐसी कविताएं हैं कि आगे संभावनाएं नहीं। हरीश की कविताएं गजल मानकर लिखी गई हैं। गजल क्या है, एक उर्दू शायर के लिए क्या है, एक सांस्कृतिक गजलीय परिवेश में रहने वाले व्यक्ति के लिए गजल क्या है, और हिंदी की परिधि में रहने वाले के लिए गजल क्या है, या भिन्नता आ जाती है। क्यों अतुकांत कविता ने जन्म लिया होगा, क्यों छंद का सहारा निराला जी ने एक बार भी छोड़ दिया होगा जबकि वो छंद के ज्ञाता थे, क्यों उन्होंने रबर छंद लिख दिया? शायद इसलिए कि उनको लगा कि छंद को तोड़कर भी कुछ कहा जा सकता है जो छंद में बंद कर हम नहीं कह सकते। ये तो एक तर्क है बचाव का। गजल का एक मीटर होता है, गजल का एक सांचा होता है, उस सांचे पर अभी हरीश बाबू को मेहनत करनी है। जो कथ्य है उसके लिए बढ़िया शिल्प और बढ़िया नक्काशी भी होनी चाहिए। इसी तरह से हमारे वागीश के अंदर का जो पत्रकार है वो कविताओं में आता है। एक बहुत अच्छी बात वागीश ने अपने वक्तव्य में कही थी कि अपनी राजनीतिक सामाजिक टिप्पणियां लिखने के लिए तो इनको मेहनत करनी पड़ती है और समय निकालना पड़ता है, उसके लिए पगार भी मिलती है, लेकिन कविताएं लिखने के लिए कब समय निकल आया इनको पता ही नहीं लगा। और यही कविता का लक्षण है कि वो कब लिखी गई, कब रची गई, कब कागज पे उतरी, ये पता नहीं चलता है। और वही कविता शुद्ध कविता होती है जिसकी रचना प्रक्रिया श्रम विहीन होती है, जिसमें कोई मेहनत ही ना करनी पड़े। वो कविता होती है कि रच गई और वही बन जाती है। तो पत्रकारिता के प्रभाव हम जिस भी क्षेत्र में होते हैं उसके प्रभाव हमारे ऊपर आते हैं। पत्रकारिता के प्रभावों से थोड़ा सा और मुक्त होके कविता को सुमन बनाएंगे जरा पत्नी के साथ जो इनके संवाद है, पत्नी के साथ जो इनका जीवन है, जो मधुरता है। आज बच्चे का जन्मदिन यहाँ इस कार्यक्रम से पहले उस कमरे में मनाया गया। तो ये जो हमारे मीठे सरोकार हैं, हमारे संबंधों की जो मधुर झंकृतियां हैं, वो भी कृतियों में आए। हमारी सरलता, हमारी सहजता, हमारी मोहब्बत, हमारे आवेग, हमारे हृदय के लिए सारे के सारे दस्तावेज बनने से रह गए भाव आए, सिर्फ घाव न रहे। क्योंकि घाव तो हर कोई दिखाता है, घाव दिखाने से, नासूर बहाने से ज्यादा लाभ नहीं होना है। हमें चाव से घावों को ढकना होगा और जमाने के सामने कुछ ऐसे सुंदर सुंदर फूल खिलाने होंगे जहां से जिंदगी की महक आए, जहां लगे कि ये सब कुछ सपना जो है ये अपना बनाया जा सकता है। वही तो बोल रहा हूँ। दे दिया। हमको ले सर आइए अच्छा बात क्या हुआ? हाँ किसने लूटा? हाँ हाँ दीदी
अब मेरे साथ आ जाओ, मेरे पास भूत भी हो आपसे एक चीज़ से मुलाकात आते वाले पार्टी आपने ली। पार्टी कहाँ से? पुष्कर आ जाओ। चलिए के साथ आपने समय बिताया, मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लर्निंग है, टीचिंग लर्निंग में सिर्फ लर्निंग रहेगा। नए आयाम खोले हिंदी तथा मीडिया अध्ययन विभाग करने, तो इसलिए मेरे बहुत सारे शिष्य आप सब लिए NDTV यार सर आप भी खा लीजिए। जी मालिक। Ha ha ha.